हेलो दोस्त। तो आज जो है रियल एनालिसिस की पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ही ऐसा होता है कि रियल एनालिसिस में अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं और आपने कुछ चैप्टर्स करे हैं अच्छे से, तो आपका इसमें जो है एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन सारे के सारे लगभग अटैम्प्ट हो जाते हैं। तो सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन आता है, सेट थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अगर आपने पेपर्स देखे हैं अपने, तो हम क्या करते हैं, आज पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी पहली क्लास में जो है पूरा बेसिक से पहले मैं लेके चलता हूँ आपका, यानी आपको जो है स्टार्ट कराएंगे हम 11th क्लास की सेट थ्योरी। उसके बाद उसके बाद आएंगे हम 12th क्लास पे। 12th क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, कि उसमें हम रिलेशन फंक्शन से किस तरीके से डिफाइन करते हैं। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम बीएससी पे आएंगे, कैंटस थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, कार्डिनलिटी पढ़ने के बाद में, ठीक है, कैंटस थ्योरम पढ़ेंगे, क्या कहती है कैंटस थ्योरम। उसके बाद हमारे को करना क्या है, हमारे को लिमिट पॉइंट टोपोलॉजी थोड़ी सी करनी है। लिमिट पॉइंट टोपोलॉजी में यानी नेबरहुड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद एडरेंट पॉइंट क्या होता है, एडीपी जिसको हम कहते हैं। एक्यूमुलेशन पॉइंट्स क्या होते हैं, एसीपी, यानी लिमिट पॉइंट क्या होते हैं, इसको लिमिट पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है, लिमिट पॉइंट, ठीक है। और इसी तरीके से कंडेंसेशन पॉइंट्स हो गए, ठीक है, फ्रंटियर पॉइंट हो गए, बाउंड्री पॉइंट हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, सारी की सारी आपको कवर करनी पड़ेगी। और उसके बाद ही आप सीक्वेंस के चैप्टर पे आ सकते हो। अगर आप डायरेक्ट सीक्वेंस के चैप्टर पे आते हो, तो आपका काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में नहीं आएगी। अगर आप स्टार्ट कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, आपको थोड़ा सा बेस अच्छा है तो आप तो कर लेंगे, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जिनका बेस वो बना के नहीं चलते, ठीक है ना। तो पहले आप स्टार्ट करिए सेट थ्योरी से। सेट थ्योरी जो है वो बेस है इसका, इस बुक का, रियल एनालिसिस का सेट थ्योरी बेस है। अगर आप सेट थ्योरी अच्छे से नहीं करते हो तो आप आगे जाके अटकने लग जाओगे, ठीक है। तो पहले तो आज हम थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, मतलब बिल्कुल ही बेसिक से आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सेट क्या होता है, ठीक है। तो सेट क्या होते हैं, हमने बचपन से पढ़ा है, बचपन इन द सेंस 11th से पढ़ा है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ कैसे ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। थोड़ी सी क्लास लंबी होगी आज, लंबी क्यों होगी वो आपको पता ही है, थोड़ा सा बेसिक्स लेके चलेंगे हम इसके। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब वेल डिफाइंड यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं, एक वेल डिफाइंड, एक हो जाता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये दोनों चीज़ों का पहले तो मतलब समझना चाहिए हमारे को। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, ये डेफिनेशन कहती क्या है। ये वैसे डेफिनेशन नहीं है, ये हमने खाली जनरलाइज करने के लिए इसको एक डेफिनेशन बनाया गया है, क्योंकि मैथमेटिक्स में ऐसी कोई डेफिनेशन हम लिखते ही नहीं, ठीक है ना। ये हमको बचपन से पढ़ाई जा रही है, तो यही जनरलाइज्ड फॉर्म है। वेल डिफाइंड कोई वर्ड नहीं होता मैथमेटिक्स का, पहली बात तो वेल डिफाइंड का चलो हम बात करते हैं। वेल डिफाइंड क्या होता है, डिस्टिंक्ट क्या होता है, और क्या है सेट। तो सेट को सबसे पहले तो हम देखते हैं तो कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, ठीक है। ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर होते हैं जितने भी एलिमेंट होते हैं इसके, और इसके अंदर इसके एलिमेंट लिखे जाते हैं। कोई भी एलिमेंट हो इसके अंदर लिखे जाएंगे। जैसे मैंने लिखा ए, ई, आई, ओ, यू। अब आप बोलोगे ये सब चीज़ें क्या हैं, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ए क्या है, ई क्या है, आई क्या है, ओ क्या है और यू क्या है। तो आप बोलोगे ये सारे कॉन्सोनेंट, सॉरी, वोवल्स होते हैं। कौन से, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के, है ना। तो हमारे को पता है ना कि ये कितने होते हैं, 5 होते हैं, और यही होते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं होते। तो ये पूरी तरह से वेल डिफाइन है और पूरी तरह से डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग है, एक भी चीज़ जो है वो दोबारा रिपीट नहीं हो रही है। जैसे ए एक बार लिख दिया, तो ए देखो यहाँ पे कहीं पे रिपीट नहीं हुआ, ई एक बार लिख दिया तो ई कहीं पे रिपीट नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ऐसे लिखा ए इज इक्वल टू ए, ई, साई और 9, उसके बाद एम्प्टी सेट का साइन बना दिया, उसके बाद हमने कुछ और लिख दिया इसके अंदर, ठीक है ना, कुछ भी लिख दिया, ठीक है। ये 5 लिख दिया, चलो मान लेते हैं 5 है, ठीक है। और कुछ भी हमने दो चार चीज़ें और लिख दी, एक मैंने ये बना दिया, ये रशियन है, ठीक, एक पाई बना दिया, एक ये रशिया का एल बना दिया, ठीक है। रशियन लैंग्वेज में इसको एल कहते हैं, ठीक है। तो अभी आप बोलोगे ए ई ये तो दो वोवल्स हैं, ये साई इसका क्या काम आ गया, फिर 9 क्या आ गया, ये फाई का क्या काम है, फाई कहाँ से आ गया, एल कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये जो है ये अलग अलग तो हैं, डिस्टिंक्ट तो हैं, पर वेल डिफाइंड नहीं है। तो सेट होने के लिए आपको देखो दो तरह की हम सेट थ्योरी में चीज़ें पढ़ेंगे, एक होती है नेसेसरी कंडीशन, एक होती है सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन क्या है, ठीक है, और सफिशिएंट कंडीशन क्या है। नेसेसरी कंडीशन कहती है कि अगर एक चीज़ पॉसिबल है तो ही वो चीज़ सेट कहलाएगी। सफिशिएंट कंडीशन कहती है कि ये चीज़ तो होनी ही होनी चाहिए, यानी सेट
होने के लिए आपको दो चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। पहला वेल डिफाइन होना ज़रूरी है, दूसरा डिस्टिंक्ट होना ज़रूरी है। अगर इन दोनों में से एक भी चीज़ फेल हो जाती है तो वो तब तक सेट नहीं बनेगा। तो सेट होने के लिए किसी भी सेट को होने के लिए पहला तो इसको वेल डिफाइन होना चाहिए, दूसरा इसको क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। इन दोनों में से एक भी चीज़, एक भी प्रॉपर्टी अगर फेल हो जाती है तो ये सेट नहीं होगा, ये कलेक्शन जो है वो सेट नहीं होगा। तो यहाँ से एक हमारे को रिजल्ट मिलता है, क्या रिजल्ट मिलता है कि एवरी सेट इज अ कलेक्शन। हर सेट एक कलेक्शन होता है ना। बट एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट। यानी हर सेट एक कलेक्शन होता है, लेकिन हर कलेक्शन एक सेट नहीं होता। या मैं ऐसे कह सकता हूँ, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। आपको पता है इम्प्लीकेशन का साइन लगता है, इम्प्लीकेशन का साइन जो है वो इस तरीके से लग सकता है उसका, यानी इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली कंडीशन इसमें नहीं आती। ठीक है। अब देखते हैं ज़रा आगे थोड़ा सा। सेट के बारे में हमारे को पता लग गया, ये पता लग गया इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं। हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। वेल डिफाइन को थोड़ा सा और इलेबोरेट करके देखते हैं ज़रा। क्या होता है वेल डिफाइन, क्या होता है डिस्टिंक्ट। ठीक है। तो मान लेते हैं हमने एक सेट बनाया ए सेट में मैंने लिख दिया कि सेट ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, कुछ भी लिख दो, क्लास या 12th लिख दो, चलो ठीक है, या 10 लिख दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो हमने लिख दिया सेट ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। क्या इंटेलिजेंस को मेजर करने का कोई तरीका होता है, पहले तो आप ये बताइए। अगर आप आईक्यू लेवल कह रहे हो तो बिल्कुल गलत है। आईक्यू लेवल जो होता है वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू एज। ठीक है, यानी किसी एज में आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है किसी का, थोड़े टाइम बाद क्या हो सकता है वो आईक्यू लेवल कम भी हो सकता है। तो ये इंटेलिजेंस को मेजर नहीं कर सकते आप, पहली बात। तो मेजर नहीं कर सकते इसको, तो सबसे पहली बात तो ये आती है वेल डिफाइन कैसे हो सकता है ना। डिस्टिंक्ट तो हम कर सकते हैं, लेकिन वेल डिफाइन तो नहीं हो सकता, तो ये सेट नहीं। लेकिन अगर मैंने इसी के साथ में कंडीशन डाल दी, मैंने यहाँ तक की लाइन लिखी सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, और इंटेलिजेंट स्टूडेंट, और इसके साथ में मैंने ब्रैकेट में लिख दिया हु स्कोर्स हु स्कोर्ड अबव 60%। यानी मैंने एक ब्रैकेट में ऐसा लिख दिया कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट उनको कह रहा हूँ मैं क्लास में जिनके 60% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं ऑफ क्लास 10th। तो इनका तो मैं सेट बना सकता हूँ ना, है ना। अब तो ये वेल डिफाइन हो गया। मैं ऐसे बता सकता हूँ कि इसके 60% आए हैं तो इसको मैं इंटेलिजेंट बोल रहा हूँ, इसके नहीं आए हैं तो इसको नहीं बोल रहा हूँ। तो ऐसे बच्चे तो गिन सकते हैं हम, वेल डिफाइंड है। तो ये सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो सेट, हर कलेक्शन सेट नहीं हो सकता, लेकिन सेट जो होता है वो एक कलेक्शन होता है। ठीक है। दूसरी बात, चलिए अब हम बात करते हैं फॉर्म्स की। कितनी फॉर्म्स होती हैं सेट को लिखने की। ठीक है, तो दो ही तरह की फॉर्म होती है। पहली होती है रोस्टर, ठीक है, रोस्टर फॉर्म जिसको हम कहते हैं। इसको और एक और नाम से भी जानते हैं, लिस्टिंग मेथड। ठीक है, क्या बोलते हैं, लिस्टिंग मेथड। क्या होता है ये, इसके बारे में देखेंगे। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, क्या नाम होता है इसका दूसरा, प्रॉपर्टी मेथड, है ना, प्रॉपर्टी मेथड। पहले वाले के ऊपर बात करते हैं। पहला वाला क्या होता है, पहला वाला यानी रोस्टर फॉर्म क्या होती है, लिस्टिंग मेथड क्या होता है, बड़ा आसान होता है। अभी तक जितने भी एग्जांपल दिए ना हमने, वो रोस्टर फॉर्म में दिए। मतलब क्या है कि अगर आपको कोई सेट के बारे में पता है तो आप सेट को कैसे लिखते हो। जैसे नेचुरल नंबर में आपसे पूछता हूँ, नेचुरल नंबर को कैसे लिखते हो, 1 2 3 4, यानी आपने एलिमेंट उठा के ऐसे ही लिख दिए। आगे n आएगा, फिर n+1 आएगा, है ना, अप टू इन्फाइनाइट तक चलते रहेंगे। अगर आपने क्या है एलिमेंट उठा के सिर्फ ऐसे ही लिख दिया एज इट इज़, नंबर फॉर्म में या जनरल फॉर्म में, ठीक है, जनरल फॉर्म यानी ABCD एल्जेब्राइक फॉर्म में लिख दिए, नंबर फॉर्म में लिख दिए, या आपने सीधा सीधा एलिमेंट लिख दिए यहाँ पे, तो ऐसी जो फॉर्म होती है इसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिख दिया AEIOU, ठीक है, तो सीधा सीधा लिख दिया ना। इसके ऊपर हमको पता है कि वोवल्स ऐसे होते हैं, हमने सारे वोवल्स की एक लिस्टिंग कर दी, है ना। अगर लिस्टिंग हमने कर दी तो ये जो होगा ये लिस्टिंग फॉर्म मेथड या लिस्टिंग फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, यानी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। दूसरा आ जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है, और सेट थ्योरी जब आप पढ़ते हो तो सेट बिल्डर फॉर्म का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है ना।
जैसे कोई अगर सेट है, अगर मैंने पहला वाला सेट क्या लिखा था, नेचुरल नंबर का सेट ना, तो इसमें क्या होता है कि प्रॉपर्टी देखी जाती है उस सेट की कि वो सेट क्या प्रॉपर्टी फॉलो करता है, और एक ही एलिमेंट से हम उसको दिखा देते हैं। ठीक है, एक ही एलिमेंट यानी एक्स से दिखा देते हैं, मान लेते हैं एक्स, और ये होता है सच दैट का साइन, क्या बोलते हैं इसको हम, सच दैट। ठीक है, सच दैट। और इसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या, प्रॉपर्टी का मतलब कि एक्स क्या है, एक्स है एक नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लिख दी। अब आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखूँ तो नेचुरल एक्स कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वन से स्टार्ट होते हैं, टू थ्री, तो मैं सारे नेचुरल नंबर इसमें डाल सकता हूँ, यानी एन, एन प्लस वन एंड सो ऑन, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सारे के सारे इसके अंदर आ सकते हैं, इनफाइनाइट। तो ये हो जाती है इसके सेट बिल्डर फॉर्म, जो प्रॉपर्टी के फॉर्म में बताया जाता है। ठीक है, इसको काफ़ी तरीके से हम दिखा सकते हैं, नेचुरल नंबर को भी अलग अलग तरीके होते हैं दिखाने के। ठीक है, अगर मैं जैसे ए ई आई ओ यू वाला एग्जांपल दिया था, तो बी एक सेट बनाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, वोवल्स आपको पता होनी चाहिए। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो उन्हीं वोवल्स की बात करते हैं, तो हम इसको स्पेसिफिक दिखा रहे हैं कि ये क्या है ना। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वोवल्स हैं तो क्या क्या आएंगे, ए आएगा, ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा, यू आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा तो ये क्या बन गया, सेट डी बन गया। सबसे इंटरेस्टिंग हो जाता है ये सेट बिल्डर फॉर्म जब हम करते हैं, तो ये काफ़ी काम आता है जब हम टाइप दिखाते हैं, कार्डिनलिटी दिखाते हैं, और भी चीज़ें दिखाते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें भी मैं आपसे पूछूंगा इसके बाद में, वो आप कमेंट में लिख के बताना मुझे। पहले हम कुछ बहुत बेसिक सी चीज़ें कर रहे हैं, अभी हम टाइप्स कर रहे हैं। सबसे पहले तो टाइप्स क्या होते हैं, जैसे हमने बचपन में सीखा है, कई तरह के टाइप्स पढ़े हैं ना। ठीक है, फिर हम टाइप्स के साथ ही कार्डिनलिटी के ऊपर आते हैं इसके बाद में ना। तो टाइप्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो कितने तरह के टाइप्स होते हैं सेट के, तो सेट सिर्फ दो ही तरह का होता है पहले तो, हम अगर बात करें। पहला कौन सा, पहला होता है एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट नाम से ही पता लग रहा है आपको, है ना, नाम से क्या पता लग रहा है कि ये इसके अंदर कुछ नहीं आएगा, यानी जो ऑब्जेक्ट्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे वो कंडीशन को फेल करेंगे। ठीक है, कंडीशन को फेल करेंगे। ठीक है, यानी जो भी आप कंडीशन देते हो उसको फेल करेंगे। जैसे मैं एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूँ, एक इक्वेशन लिखता हूँ चलो आपके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू लिख दिया मैंने, और ये एक मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे नहीं लिखकर तो ऐसे लिख दिया, एक्स सच दैट एक्स इज अ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। ठीक है, एंड एक्स एक रियल नंबर नहीं, एक्स एक रियल नंबर नहीं। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, सॉल्व करें ज़रा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, टू वन ज़ा टू, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस वन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ये तो आपको पता है ना, क्लास टेंथ में हम पढ़ते थे। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू, तो क्या बन जाएगा, एक्स माइनस टू बन जाएगा एक तो, दूसरा क्या बन जाएगा, माइनस वन एक्स माइनस टू, ये हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स के दो रूट्स आएंगे, एक आएगा एक्स इक्वल टू, एक आएगा एक्स इक्वल टू वन। ये दोनों तो रियल नंबर है, और ये बोला है मैंने सेट में ऐसा कोई भी नंबर नहीं आएगा जो रियल नंबर हो। ठीक है, समझ पा रहे हो आप, एक्स में वही रूट आएंगे जो इस इक्वेशन के होंगे, पर वो रियल नंबर नहीं होने चाहिए। ये मैंने कंडीशन डाल दी, तो इसका मतलब तो ये है कि ये और इसके मैंने रूट सॉल्व करे तो ये तो रियल नंबर आ गए, रियल नंबर आ गए, तो ये कंडीशन फेल हो रही है, फेल हो रही है, तो इसका मतलब इस सेट में कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये एम्प्टी सेट हो गया। यानी इसके अंदर जब रियल नंबर आ ही नहीं सकते तो टू और वन कैसे आ जाएगा, टू और वन नहीं आएगा, तो यही तो दो चीज़ें आनी चाहिए थी इसके हिसाब से। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं आ रही है तो सेट तो खाली है, खाली यानी एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, एम्प्टी सेट की ये नोटेशन होती है, या तो एक सेट दिखा दो उसके अंदर कुछ मत दिखाओ, या तो ऐसे दिखा दो। ठीक है, इसको फाई बोलते हैं ज़्यादातर लोग, फाई नहीं होता ये। अगर आपने क्या करा, इसको कट कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि ज़्यादातर कुछ नहीं को लोग ना ज़ीरो बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है ज़ीरो भी नहीं आ रहा, ज़ीरो भी नहीं आ रहा, उसको भी एलिमेंट नहीं गिना गया। ठीक है, एलिमेंट के तौर पर नहीं गिना गया, तो ये होता है एम्प्टी सेट, फाई नहीं बोलते। ठीक है, एम्प्टी सेट। फाई और इसमें क्या फ़र्क है, फाई में थोड़ा सा फ़र्क है, फाई को ऐसा सीधा बनाते हैं, इसको ऐसा काट के बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है। दूसरा हो जाता है नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट क्या होना चाहिए, ऐसा सेट जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट तो आ जाए, है ना, नॉन एम्प्टी सेट।
नॉन एम्प्टी सेट, अब इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे मैंने एक सेट लिखा ABC, ठीक है, तो इसमें देखो A आ रहा है, B आ रहा है, C आ रहा है, ये तीन चीज़ें आ रही है ना, तो एम्प्टी तो नहीं है ना ये सेट, इसमें तीन एलिमेंट तो हैं कम से कम, तो इस सेट को नॉन एम्प्टी बोलेंगे, यानी कम से कम एक एलिमेंट अगर उसमें आ जाता है तो उसको हम एम्प्टी सेट बोलेंगे, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट बोलेंगे, सॉरी। तो बड़ा आसान है ना। अब इसमें टाइप के साथ में ही ना सीधा एक और टर्म पे आ जाते हैं, बोलते हैं कार्डिनल, कार्डिनलिटी ऑफ सेट, ठीक है। बहुत इजी और आराम से पढ़ा रहा हूँ मैं। अगर आपको फिर भी कहीं पे डाउट लगेगा तो कमेंट में मेरे को बता देना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होता है? कार्डिनलिटी का मतलब ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कैसे कैसे दिखाते हैं? अभी तक आपने जो पढ़ा ना, इसको आप जैसे कोई सेट ए है, कोई सेट ए है अगर, ठीक है, तो अगर मैं उसकी कार्डिनलिटी दिखाऊं तो इसको दिखाने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। एक तो उसके आगे ये छोटा सा ओ बना देते हैं, या बचपन में हम एन करके पढ़ते थे, एन ए बना देते थे, आपको बुक्स में भी काफ़ी जगह एन ए दिखेगा, ठीक है। एक और तरीका भी होता है, ऐसे लिख दो इसको, ठीक है, ये भी होता है, या ऐसे लिख दो CARD A, सबका मतलब एक ही है, कार्डिनलिटी 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 कार्डिनलिटी। लेकिन ये वाले से ना ज़्यादातर हम बचते हैं। बचते क्यों हैं? क्योंकि हम ग्रुप थ्योरी जब पढ़ेंगे तो ग्रुप थ्योरी में ये ऑर्डर की जगह पे काम आ जाता है, तो ये कन्फ्यूजन पैदा करता है। ज़्यादातर जो नोटेशन यूज़ होती है या तो ये वाली होगी या तो ये वाली होगी आपकी, इसको भी यूज़ नहीं करते, बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये होती है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी का मतलब क्या है कि किसी भी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वही उसकी कार्डिनलिटी होती है। अब यहाँ पे ना कार्डिनलिटी को समझना बड़ा आसान है, काउंटेबल सेट में, फाइनाइट सेट में भी, ठीक है। जैसे मैंने एक सेट लिखा A B, इसमें कितने एलिमेंट है? तीन एलिमेंट है। तो मैं अगर इससे पूछूंगा, आपको पूछूंगा इसकी कार्डिनलिटी क्या है, ठीक है, तो आप बोलोगे कितनी है? तीन है। अगर मैंने बोला कि एक सेट है n, 1 2 3, n+1, इसमें कितने एलिमेंट है? तो आप बोलोगे इनफाइनाइट एलिमेंट है। इसकी कार्डिनलिटी क्या है, ये मैं लास्ट तक के लिए अभी छोड़ रहा हूँ, यानी वीडियो के अंत में मैं इसका आंसर ज़रूर बताऊंगा आपको, इसकी कार्डिनलिटी क्या है, ठीक है। इसकी कार्डिनलिटी आप सोचिए, ठीक है, अंत में मतलब ये कार्डिनलिटी का कॉन्सेप्ट पूरा होने, ठीक है, कार्डिनलिटी के अंत में इसकी कार्डिनलिटी भी बताऊंगा आपको। तो अभी तो ये देखते हैं फाइनाइट सेट ये होते हैं। फाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी वही होती है जो उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। अगर कोई फाइनाइट, ठीक है, तो सबसे पहले तो फाइनाइट सेट की अगर हम बात करें, फाइनाइट सेट होते क्या हैं, तो ऐसे सेट जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में हमारे को पता हो कि वो कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे जैसे हमने बोल दिया कि यही सेट है, इसमें कितनी कार्डिनलिटी है, इसकी कार्डिनलिटी अगर आपको बात करें तो इसकी कार्डिनलिटी तीन है। हमारे को पता है ना ये कहाँ पे एंड होगा, या इसका जो है कहाँ तक ये ख़त्म हो सकता है, तो ये फाइनाइट है, ठीक है। अगर मैंने ऐसा लिख दिया कि कोई सेट ऐसे लिख दिया A I E, ठीक है, और उसके बाद में कुछ और एलिमेंट चलाता गया, खाली इंग्लिश नहीं, कोई सा भी, ठीक है, तो मुझे यही नहीं पता कि ये कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, तो ये फाइनाइट नहीं, ठीक है। काउंटेबल हो सकते हैं लेकिन फाइनाइट, ठीक है। तो फाइनाइट सेट वो होते हैं जिसके बारे में हमारे को पता होता है कि उसकी कार्डिनलिटी कितनी हो सकती है, ठीक है। जो अगर हम बात करें कि कौन कौन से सेट फाइनाइट हो सकते हैं, तो और इनफाइनाइट कौन से हो सकते हैं, इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी दे दी जाती है फाइनाइट सेट की, कि द सेट विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड आर कॉल्ड फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या है, इससे आपको थोड़ा बहुत पता लगेगा। इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, इसकी बुक में आपको डेफिनेशन दी जाती है, जो सेट फाइनाइट नहीं होते वो इनफाइनाइट हो जाते हैं। मतलब क्या है इसका, ठीक है ना। तो एक सेट बनाते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है, ये 1 2 3 ऐसे चलता रहता है, n+1 और चलता रहता है। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इसमें एलिमेंट, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसका एलिमेंट कभी पता नहीं लग रहा है आपको, आप ये बता सकते हैं कि अगला कौन सा होगा, n+1 के बाद में कितना आएगा, n+2 आएगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये ख़त्म कहाँ पे होंगे, क्योंकि जिस भी मोमेंट पे आप ये कहोगे कि यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, मैं एक और नया नंबर इसमें ढूंढूंगा, है ना, और मैं ये चलता रखूँगा इस सेट को, तो ये सेट जो है इनफाइनाइट सेट है, यानी आपको नहीं पता कि ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। और कोई भी सेट अगर इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, तो उसकी कार्डिनलिटी आप ऐसे नंबर्स में 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं दे सकते। जैसे काउंटेबल सेट की अगर मैं कार्डिनलिटी की बात करूँ,
तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है? अगर मैं बात करूँ, कार्डिनलिटी होती है अलिफ। क्या होती है? अलिफ एन ए यू, ठीक है, अलिफ नोट होती है। अलिफ नोट सबसे स्मॉलेस्ट कार्डिनलिटी होती है, ठीक है, और इसके बारे में बताऊंगा मैं क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट के बारे में अगर हम बात करें, फाइनाइट सेट वो हैं जिनके नंबर जो होते हैं वो एक फाइनाइट और काउंटेबल हो। इनफाइनाइट सेट होते हैं, काउंटेबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। नंबर जो है वो इनफाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट मतलब आपको नहीं पता कि उसका एंड पॉइंट क्या है, ठीक है। फाइनाइट सेट को इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि अगर आपको बताना हो फाइनाइट सेट के बारे में, तो उसको हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। जैसे कोई भी सेट अगर वो इस फॉर्म में, जैसे नेचुरल नंबर का सेट है, इसका हमने क्या करा, 1 टू एन तक, उसके बाद आगे तक तो चलते रहेंगे। मैंने क्या करे, स्टार्टिंग के कुछ एलिमेंट उठा लिए और इसका एक नया सेट बना दिया, मान लेते हैं एस एन बना दिया, और 1 2 अप टू एन तक। तो इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ क्या बोलते हैं, सेट ऑफ इनिशियल एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। सेट ऑफ इनिशियल एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी हमने क्या करा, इनिशियल एलिमेंट उठा लिए जो काउंटेबल हैं, फाइनाइट है, उनका अगर एक सेट बना दिया, तो ये जो सेट है इस फाइनाइट सेट हो जाता है, क्योंकि हमारे को पता है ये एन पे खत्म हो रहा है, इसके आगे तक हमने बढ़ाया ही नहीं, ठीक है। एन पे अगर हम खत्म कर रहे हैं तो ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। यानी ऐसे सेट जिनमें हमारे को पता हो कि ये कौन से एन पे खत्म होगा, वो फाइनाइट सेट है, ठीक है। इसकी कार्डिनलिटी अगर मैं आपसे, कार्डिनलिटी ऑफ एस एन, तो आप बोलोगे सीक्वेंस नहीं है, ठीक है, एस एन वाला मैंने सेट का नाम दिया है, ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ एस एन, तो आप बोलोगे एन आ रही है क्योंकि ये एन पे खत्म हो गया, लेकिन ये खत्म नहीं हो रहा, तो इसकी कार्डिनलिटी को क्या बोलेंगे, इसकी कार्डिनलिटी को बोलेंगे अलिफ नोट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज़ आ जाती है ट्रांसफाइनाइट नंबर्स, ठीक है, जहाँ से आपकी रियल एनालिसिस स्टार्ट होती है, काउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपका स्टार्ट होता है। ट्रांसफाइनाइट नंबर होते क्या होते हैं? तो कभी भी हम फाइनाइट नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, फाइनाइट सेट की बात करते हैं, तो उनके लिए हमारे पास नंबर्स हैं कार्डिनलिटी दिखाने के लिए। जैसे बोला था आपको कि अभी ए बी सी वो सेट था, तो उसकी कार्डिनलिटी 3 थी, है ना। इसी तरीके से कोई और सेट बनाएंगे तो उसकी कार्डिनलिटी हमारे को पता होगी अगर फाइनाइट सेट है। लेकिन अगर इनफाइनाइट सेट है, जैसे एन है, जेड है, ठीक है, और क्यू है, क्यू कॉम्प्लीमेंट है, आर है, पता है ना ये क्या होते हैं। एन होता है नेचुरल नंबर का सेट, जेड होता है सेट ऑफ इंटीजर, क्यू होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, आर होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अगर मेरे को इसकी कार्डिनलिटी निकालनी है, तो ये सारे के सारे इनफाइनाइट सेट हैं। इसकी कार्डिनलिटी को निकालने के लिए जो नंबर्स यूज होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांसफाइनाइट नंबर। क्या कहते हैं? ट्रांसफाइनाइट, ठीक है। ये कई तरह के हो सकते हैं। जो स्मॉलेस्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर जो होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर जो होता है वो होता है अलिफ नॉट। अलिफ नॉट, ये एक्स नहीं है, ऐसा बना देते हैं, अलिफ नॉट होता है। यानी आपने देखो एक चीज़ पढ़ी होगी कि एन जो होता है वो सबसेट होता है जेड का, जेड सबसेट होता है आर का, और सॉरी क्यू का, क्यू सबसेट हो, क्यू तो नहीं होगा, और ये होता है सबसेट आर का, ठीक है ना। क्यू कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो भी आर का सबसेट होता है। तो हमको ये पता है, देखो सबसे छोटा जो है इनफाइनाइट सेट अगर हम बात करें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और इसकी कार्डिनलिटी क्या है, अलिफ नॉट। तो स्मॉलेस्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर जो होगा, यानी स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट सेट की जो कार्डिनलिटी दिखाने वाला जो नंबर होगा वो अलिफ नॉट होगा, ठीक है। यानी इसकी कार्डिनलिटी क्या है, अलिफ नॉट। अगर मैं बात करूँ जेड की कार्डिनलिटी क्या है, तो वो भी अलिफ नॉट होती है। क्यू की क्या होती है, वो भी अलिफ नॉट होती है। अब आपको एकदम से दिमाग में एकदम से आएगा कि ये तो सबसेट हैं एक दूसरे के, ये कार्डिनलिटी अलिफ नोट क्यों दे रहे हैं, तो इसके ऊपर भी एक बाइजेक्शन थ्योरम होती है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये 1 1 और 2 जो है वो मैपिंग आराम से कर सकते हैं, और काउंटिंग हम किस तरीके से करते हैं उसका कॉन्सेप्ट भी आपके साथ में अभी लेकर आऊँगा। पहले तो आप ये समझ लो कि इन तीनों की कार्डिनलिटी अलिफ नोट होती है। फिर आ जाते हैं ये इरेशनल और रियल नंबर का सेट, जो ये क्यों छूट गए, है ना, ये क्यों छूट गए, इनकी कार्डिनलिटी क्यों नहीं लिखी मैंने अलिफ नोट। तो इनकी कार्डिनलिटी होती है कंटिनम, क्या पढ़ते हैं इसको, कंटिनम, ठीक है, ये होती है इन दोनों कार्डिनल। अब ये कैसे होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और पढ़ते हैं। यहाँ से आपको एक चीज़ पता लगेगी, कार्डिनलिटी हम डिफाइन किस तरीके से करते हैं, किसी सेट के बारे में हम कैसे बताते हैं कि वो काउंटेबल है, अनकाउंटेबल क्या है, ठीक है ना। तो इसी में ही आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ो, कार्डिनलिटी, सिमिलैरिटी, 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 ओके।
आपको कैसे पता लगेगा कि दो सेट की कार्डिनैलिटी सेम है? जैसे मैंने बोला n की कार्डिनैलिटी जो है वो सेम है z की कार्डिनैलिटी से, और ये भी इसके इक्वल है q की कार्डिनैलिटी। सबकी कार्डिनैलिटी क्या है? अलिफ नॉट। ठीक है, सबकी कार्डिनैलिटी क्या है? अलिफ नॉट है। कैसे पता लग रहा है कि ये सिमिलर है? ठीक है, अगर दो सेट सिमिलर हैं तो उन दोनों की कार्डिनैलिटी क्या होती है? सेम होती है। आप ये बात तो पहले याद रखो, इफ टू सेट्स आर सिमिलर देन देयर कार्डिनैलिटी इज इक्वल। ठीक है, सिमिलरिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि सिमिलर है z के, z सिमिलर है q के, है, और इनकी कार्डिनैलिटी कितनी आ रही है? अलिफ नॉट आ रही है कार्डिनैलिटी। अगर मैं कार्डिनैलिटी में से सिमिलरिटी का साइन नहीं लगाते तो लगा नहीं रहा, ये कार्डिनैलिटी आ रही है। ठीक है तो ठीक है, तो कार्डिनैलिटी समझने के लिए तुम्हारे को थोड़ा बहुत और भी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जैसे एक चीज़ हो जाती है वो होता है सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलैरिटी अभी थोड़ा सा ना हम ऊपर चल रहे हैं, यानी हमने ट्वेल्थ जो है उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है। सिमिलैरिटी जो होती है वो सेट में किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। आपने कुछ तरह के सेट पढ़े होंगे। कुछ तरह के सेट क्या मतलब? तरह का एक तो सबसे पहला सेट होता है इक्विवेलेंट, है ना? अ, थोड़ा सा स्पेलिंग, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? दो सेट, अगर हमने ए और बी दो सेट लिखे, ए में लिख दिया मैंने ए बी सी एलिमेंट, और बी में मैंने लिख दिया क्या? बी डी ई, ये तीन एलिमेंट यहाँ पे लिख दिए। अब दोनों में एलिमेंट मैं बोलूँ अगर कॉमन कोई एलिमेंट है तो हो सकता है, चलो अगर कॉमन भी हो सकता है, लेकिन सारे एलिमेंट सेम है क्या? नहीं है। लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, दोनों की कार्डिनैलिटी। अगर मैं कार्डिनैलिटी ऑफ ए बोलूँ और कार्डिनैलिटी ऑफ बी बोलूँ तो दोनों की कार्डिनैलिटी कितनी है? तो आप बोलोगे थ्री है। अगर दो सेट हैं दोनों की कार्डिनैलिटी थ्री है तो वो इक्विवेलेंट या सिमिलर सेट भी कहा जाता है उनको। ठीक है, सिमिलर सेट भी कहा जाता है। समझ पा रहे हो इस बात को? इक्विवेलेंट और सिमिलर, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ए इज इक्विवेलेंट टू बी। दूसरा, इसी में एक और कॉन्सेप्ट आता है जो होता है इक्वल सेट का। पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है? इक्वल सेट। इक्वल सेट्स। इक्वल सेट क्या होते हैं? मान लेते हैं ए सेट हमने बनाया ए बी सी, और बी सेट हमने बनाया बी ए सी। ठीक है, तो मैं अगर पूछूंगा क्या दोनों में एलिमेंट सेम है? बिल्कुल, ए इसमें है, बी इसमें है, सी इसमें, एलिमेंट सेम है। दूसरा ये है कि इसकी कार्डिनैलिटी सेम है क्या? तो आप बोलोगे कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ बी इज इक्वल थ्री है, दोनों की कार्डिनैलिटी थ्री है। अगर दोनों की कार्डिनैलिटी सेम है, दोनों में एलिमेंट सेम है, तो हम बोल देंगे ए इज इक्वल टू होगा। ठीक है, दोनों में फ़र्क समझ में आ रहा है आपको? इक्विवेलेंट में कार्डिनैलिटी सेम होती है, इक्वल में भी कार्डिनैलिटी, ये कंडीशन दोनों में ये है। इक्विवेलेंट में एलिमेंट्स अलग अलग हो जाते हैं, इक्वल में ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, इक्वल में सेम होने चाहिए एलिमेंट। ठीक है, तो सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यहीं से कहीं से आया है। इक्विवेलेंट सेट ही जो होते हैं वही सिमिलर सेट होते हैं, यानी अगर एक सेट ए सिमिलर है बी का तो इसका मतलब ये है ए की कार्डिनैलिटी होगी इक्वल किसके? बी के। ठीक है, तो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि एन जो होता है वो सबसेट होता है किसका? जेड का। जेड सबसेट होता है क्यू का। लेकिन एन जो होता है वो सिमिलर भी होता है किसके? जेड के। जेड सिमिलर होता है, सॉरी सबसेट लग गया है, तो जेड सिमिलर होता है क्यू के। यानी मैं ये भी कह सकता हूँ एन सिमिलर होता है क्यू के। ठीक है, तीनों सेट एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, तो इन तीनों की कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी ऑफ एन बोलूँ, कार्डिनैलिटी ऑफ जेड बोलूँ, कार्डिनैलिटी ऑफ क्यू बोलूँ, तो ये जो तीनों की कार्डिनैलिटी होती है ये एलिफ नोट होती है। ठीक है, क्लियर है ये बात? सिमिलैरिटी, ये तीनों सेट आपस में सिमिलर होते हैं। हाँ, ये है कि ये तीनों एक दूसरे के सबसेट हैं। ठीक है, यानी एन जो है वो इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, यानी एन क्यू का सबसेट है, लेकिन कार्डिनैलिटी तीनों की सेम है। क्यों? सबसेट का मतलब ये नहीं होता कि नंबर ऑफ एलिमेंट कम है। एन में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपसे बोला जाए क्यू से कम है क्या? ऐसा नहीं है। अब कुछ लोगों को ये बात पता है, कुछ लोग ये बोल रहे होंगे नहीं नहीं, क्यू में तो अपॉन वाले एलिमेंट आते हैं, वन अपॉन टू, वन अपॉन माइनस, एन में तो ये सब नहीं आता, है ना? तो इसके लिए अलग एक क्राइटेरिया लगता है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, फिटर्स का क्राइटेरिया है। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि ये जो है अभी सिमिलैरिटी के ऊपर जो हम बात करें, तो सेट आज का जो लेक्चर हम ख़त्म कर रहे हैं वहीं पे ख़त्म करें, फिर बाइजेक्शन के बारे में बाद में बात करें। थोड़ा सा फंक्शन पढ़ लीजिएगा जब आप सेकंड पार्ट देखो, वरना मैं स्टार्टिंग फंक्शन से करूँगा। ठीक है, तो होता क्या है, अब मैं कुछ रिजल्ट जो है वो आपके सामने रख रहा हूँ एक एक करके कि हाँ हमने करा क्या क्या है इस कार्डिनैलिटी के कॉन्सेप्ट में। सबसे पहले अगर दो सेट जो हैं वो आपस में सिमिलर हैं तो दोनों की कार्डिनैलिटी क्या होगी? सेम होगी। एन सिमिलर है, जेड सिमिलर है क्यू के, तो तीनों की कार्डिनैलिटी क्या है? एलिफ नोट होगी। तीसरा रिजल्ट ये आ जाता है कार्डिनैलिटी, अगर हम बात करें कार्डिनैलिटी ऑफ एम्प्टी सेट,
इसकी कार्डिनलिटी क्या होनी चाहिए? एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाती है? ज़ीरो। तो कार्डिनलिटी ऑफ एम्प्टी सेट क्या होती है? ज़ीरो होती है। तीसरा हमने इसके बाद तीसरे के बाद हमने पढ़ा आर की कार्डिनलिटी क्या कितनी होती है? तो कंटिन्यूम सी होती है, इस तरीके से लिखते हैं हम उसको। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पावर सेट का कॉन्सेप्ट अभी आया नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत बता देता हूँ इसके बारे में। पावर सेट ऑफ अगर हम बनाएं एम्प्टी सेट का और इसकी कार्डिनलिटी निकाल दें तो इसकी कार्डिनलिटी जो होती है वो होती है 1। ठीक है। अभी बताएंगे उसके ऊपर क्या होता है, ये क्या नहीं होता। सबसेट का कॉन्सेप्ट अभी आया नहीं। ठीक है, उस सब के साथ में बताऊंगा मैं पावर सेट क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया पावर सेट ऑफ आर। इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है? तो इसकी कार्डिनलिटी होती है 2 रेज़ टू पावर c। ठीक है, और इसमें ही कुछ और चीज़ें हैं, जैसे पावर सेट ऑफ n की अगर मैं कार्डिनलिटी पूछूंगा आपसे, n होगा या z होगा या q होगा, तीनों की कार्डिनलिटी तो वही होगी ना, जो होती है 2 रेज़ टू पावर अलिफ नॉट। इसको ही c भी लिखते हैं हम, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे क्यों लिखते हैं। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर अलिफ नॉट इज इक्वल टू सी। तो ये आपके कुछ रिजल्ट हैं जो लास्ट में आपको करने हैं याद। ठीक है, क्या समझ लेना है, याद क्या करना है, समझ लोगे आप तो भी बहुत है आपके लिए। तो ये आज स्टार्टिंग थी, बेसिक हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है। कल हम सब सेट पढ़ेंगे, पावर सेट पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे ये क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है थोड़ी सी काउंटेबिलिटी के ऊपर बात करेंगे, क्या चीज़ काउंटेबल होती है, क्या चीज़ अनकाउंटेबल होती है। जैसा हमने बचपन में पढ़ा है, क्या वही होता है या कुछ अलग है इसमें, और बहुत कुछ अलग है, आपको समझने को मिलेगा ये सब चीज़ें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।